नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट से संबंधित है। इससे पहले हम इस रूट की बात करें, हम माउंट कैलाश के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैलाश पर्वत जो है चाइना के तिब्बत रीजन में है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इंडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तीर्थ यात्राओं में से एक है कैलाश पर्वत की यात्रा करना। और ना सिर्फ देखो हिंदुइज्म बल्कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म में भी काफ़ी पवित्र माना गया है कैलाश पर्वत को। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैलाश मानसरोवर यात्रा ऑर्गेनाइज करवाती है। अब बात करते हैं रूट की। अगर ये चाइना में है तो इंडिया से तीर्थयात्री कौन से रूट होकर जाते हैं कैलाश पर्वत पर। इंडिया से कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए मेनली देखो दो रूट्स हैं। एक तो नथुला पास से होकर और दूसरा लीपू लेक पास से होकर। डिफरेंस ये है, अगर हम नथुला पास से होकर माउंट कैलाश तक जाते हैं तो ज़्यादातर जो हमें यात्रा है वो चाइना में करनी पड़ती है, और अगर हम लीपू लेक पास से होकर जाते हैं तो ज़्यादातर यात्रा हमें इंडिया में ही करनी होती है। बट दिक्कत यह है कि पहले यहाँ पर रोड नहीं हुआ करता था, तो यात्रा में टाइम भी काफ़ी लगता था और यात्रा काफ़ी ज़्यादा कठिन भी होती थी। लेकिन अब एक अच्छा काम हुआ है, यहाँ पर एक लिंक रोड डेवलप कर दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक, ये देखो डोटिल लाइन में ये जो रोड है ना, ये लिंक रोड अब डेवलप कर दिया गया है। इसलिए लीपू लेक से होकर अगर हम कैलाश पर्वत तक जाते हैं तो यात्रा 6 दिनों तक कम हो गई है और यात्रा काफ़ी सुगम भी हो गई है। बट प्रॉब्लम ये है, हमने 80 किलोमीटर का ये रोड अभी डेवलप कर लिया है और इनाग्रेशन के बाद हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस रोड का इनाग्रेशन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसके बाद नेपाल ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया कि इस रोड का कुछ हिस्सा जो है वो काला पानी में आता है और काला पानी नेपाल में है। काला पानी को देखो, काला पानी को लेकर नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है। इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है जितना मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही है। सिर्फ ये शायद 35 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जिसको लेके डिस्प्यूट है। एग्जैक्टली आप चेक कर लीजिएगा, शायद जितना मुझे याद है 35 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो इसको लेके डिस्प्यूट है, कोई बहुत बड़ा ये एरिया नहीं है कि जिसको लेके दोनों देशों में डिस्प्यूट हो। अब देखो नेपाल को अगर शिकायत थी ही सही तो पहले दर्ज करवाता। 80 किलोमीटर का रोड जब इंडिया ने बना लिया बहुत मुश्किलों के बाद, मतलब रोड आप इस तस्वीर से देख सकते हो कि रोड कितना ज़्यादा कठिनाई से ये बनाया गया है। हेलीकॉप्टर्स की सहायता से क्रेन यहाँ पर ले जाई गई और बहुत खर्चा भी आया, तब जाके ये रोड बना। लेकिन बनने के बाद नेपाल ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया, क्योंकि नेपाल की पॉलिटिक्स का ये नेचर है। जैसे देखो इंडिया में पाकिस्तान को लेके काफ़ी राजनीति होती रहती है। एक पार्टी दूसरे पे आरोप लगाती है कि आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हो, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। उसी प्रकार से नेपाल की राजनीति में इंडिया को लेके बहुत राजनीति होती है। एक पार्टी दूसरे पे आरोप लगाती है कि आप इंडिया की कठपुतली बन रहे हो, इंडिया हम पे डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इंडिया से हेट्रेड की राजनीति चलती है नेपाल में, और इसी वजह से अभी नेपाल में ये मुद्दा काफ़ी हावी हो गया है। और जब ये रोड बना तो नेपाल में कुछ प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। अब खबर आई है नेपाल ने अपनी और ज़्यादा फोर्सेस को तैनात किया है इस लीपू लेक पास के पास। अब देखो इस रोड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये रोड बनाया गया है बीआरओ के द्वारा। ये रोड जो है पिथौरागढ़ तवा घाट गाटिया बागड़ रोड का एक्सटेंशन है। 80 किलोमीटर का रोड है। 6000 फीट से लेके 17060 फीट की ऊंचाई पर ये रोड बिल्ड किया गया है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गाटिया बागड़ उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होता है और ख़त्म होता है लीपू लेक पास तक। लीपू लेक पास जो है वो गेटवे है, मतलब कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर इस रूट से करनी है तो गेटवे है लीपू लेक पास। इस रूट से लोकल इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा, लोकल ट्रेड ज़्यादा होगा। अगर देखो इस रूट से अब हम कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हैं तो 84% यात्रा इंडिया में है, 16% सिर्फ चाइना में है।
जबकि दूसरी यात्राओं में 80% ट्रैवल हमें चाइना में करना पड़ता है। वैसे देखो एक रूट और भी है कि हम काठमांडू होकर जाएं, लेकिन काठमांडू होकर जाएंगे कैलाश पर्वत की यात्रा पर तो बल्कि और भी ज़्यादा दूर पड़ता है। तो इसलिए यही रूट बेस्ट है, रोड बनने से और भी बेस्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। पॉज करके आप इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिए। होप आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता है। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। लीपू लेक एक लिंक प्रोवाइड करता है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच। इस रूट को इस्तेमाल किया जाता है कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट का पहला जो पार्ट है ये तो ठीक है कि नथुला पास एंशियंट सिल्क रूट की एक ब्रांच है, बट दूसरी स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है कि ये अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है, ये गलत है। नथुला जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से, ना कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जेलेपला पास जो है ये सिक्किम भूटान बॉर्डर पर है, जो कि चुम्बी वैली के नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी, 1 और 3 ओनली। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में है। स्ट्रिंजेंट का देखो सिंपल मतलब आप कह सकते हो स्ट्रिक्टनेस। इस इंडेक्स का मकसद ये है ये पता लगाना कि किस देश में किस स्टेज पर कितनी सख्ताई थी। फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया में 500 केसेस आए तो इंडिया में कितनी सख्ताई थी इस महामारी से निपटने के लिए, कितने स्ट्रिक्ट मेजर्स इंडिया में लिए गए थे। और जब यूएसए में 500 केसेस जब तक सामने आ गए थे तो उस समय यूएसए में कितनी स्ट्रिक्टनेस थी, कितनी सख्ताई थी इस महामारी से निपटने के लिए। तो इंडिया को इस इंडेक्स में 100 स्कोर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो लॉकडाउन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स में से है। वैसे अकेला इंडिया नहीं जिसको 100 स्कोर प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स में, इंडिया के अलावा और 17 देश भी हैं जिनको 100 स्कोर प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स में। जितना ज़्यादा स्कोर मतलब उस देश ने उतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं पर्टिकुलर स्टेज पर इस महामारी से निपटने के लिए। 17 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये इंडेक्स तैयार किया है। अब देखो हमें सख्ताई को मेजर ये पता लगाना है किस देश में कितनी सख्ताई थी, तो हम क्या पता लगाएंगे, यही पता लगाएंगे ना स्कूल्स और कॉलेजेस कब बंद किए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया गया या फिर नहीं किया गया, स्ट्रिक्टली स्टे एट होम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के। 0 से 100 स्कोर दिया गया है विभिन्न देशों को। यूएसए, इटली, स्पेन, जहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब हुए, इन देशों को थोड़ा कम स्कोर प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स में, क्योंकि समय रहते पर्टिकुलर स्टेज पे इन्होंने स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक प्रपोजल को अप्रूवल दिया जिसके अनुसार मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की 9,304 पोस्ट को अब एबोलिश कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मिलिट्री में रिफॉर्म्स लाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल DB शेखटकर कमेटी गठित की गई थी और इसी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ये फैसला लिया गया है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की हम बात करें, ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी के ऑफिसर्स काम करते हैं, सिविलियन ऑफिसर्स काम करते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारा सबऑर्डिनेट स्टाफ भी होता है। काम क्या है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का? ये देखो वन ऑफ ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और लार्जेस्ट गवर्नमेंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली ये सबसे बड़ी एजेंसी है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस इस प्रकार का काम करती है जैसे एयरफील्ड डेवलप करना, बिल्डिंग्स, वर्कशॉप्स, रोड्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रनवेज, हैंगर्स, डॉकयार्ड्स, वार्व्स और दूसरे मरीन स्ट्रक्चर को डेवलप करना। मेनली देखो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए ये सर्विस काम करती है। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, DRDO और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट कार्ड के बारे में है। पूरा नाम है
कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स। कंसोर्टियम का मतलब होता है एसोसिएशन। ये क्या प्रोजेक्ट है? इस प्रोजेक्ट की सहायता से नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने ये मिलकर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मकसद ये है साइंटिस्ट, लेबोरेटरीज और प्राइवेट फार्म्स ये सब एक मंच पर आएँ और बड़े स्केल पर टेस्टिंग किट्स को प्रोड्यूस किया जाए। देखो, कोरोना वायरस को ख़त्म करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन अभी ऐसी टेस्टिंग किट्स हमारे देश में इनफ अवेलेबल नहीं हैं जिनकी सहायता से कम समय में ये पता लगाया जा सके कि कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चाइना से हमने रैपिड टेस्ट किट्स इंपोर्ट की थी, लेकिन उनकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। रैपिड टेस्ट किट्स क्या करती हैं? देखो, रैपिड टेस्ट किट्स किसी पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करती हैं। जब भी कोई पैथोजन, फॉर एग्जांपल वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। उन्हीं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है रैपिड टेस्ट किट्स के द्वारा। तो ये किट्स भी बड़े स्केल पर प्रोड्यूस की जाएंगी। इसी के लिए ये प्रोजेक्ट कार्ड लॉन्च किया गया है नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मिलकर। मकसद ये है साइंटिस्ट, लेबोरेटरीज और प्राइवेट फार्म्स को एक मंच पे लाया जाए और बड़े स्केल पे हमारे देश में कोविड-19 की डायग्नोस्टिक किट्स इंक्लूडिंग रैपिड टेस्ट किट्स को प्रोड्यूस किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था। इस प्रोजेक्ट में $500 मिलियन की एड देने का अप्रूवल दिया है। एड नहीं, वैसे लोन। एड तो एक प्रकार से मदद होती है, जब कोई एजेंसी एड देती है तो वो पैसा वापस नहीं लेती, लेकिन इस केस में लोन अप्रूवल दिया है $500 मिलियन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट को। है क्या ये बैंक? ये देखो, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया था। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में। एशिया पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस देता है ये डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इससे संबंधित 2016 में, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उस समय संघाई और बीजिंग में कंफ्यूज हो गए थे। तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप वर्ल्ड बैंक के सभी मेंबर्स के लिए ओपन है मेंबरशिप। और देखो, एक खास बात, यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या सभी एशिया के कंट्रीज मेंबर हैं इस बैंक के? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्रीज के लिए मेंबरशिप ओपन है। और वोटिंग पावर जो है वो इस आधार पर नहीं है कि किसने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इस बैंक में। किसी कंट्री का इकोनॉमिक साइज कितना है, इससे तय होता है कि वोटिंग कोटा कितना है किस देश का। इंडिया, रशिया और चाइना, ये देखो सबसे ज़्यादा वोट शेयर वाले कंट्रीज़ हैं इस बैंक में। चाइना के पास वोटिंग शेयर है 26.61%, इंडिया के पास 7.6% और रशिया के पास 6.01%, जर्मनी के पास 4.2%। बैंक के जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो 75% वोट्स की सपोर्ट के बाद ही लिए जाते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें, हर एक देश के द्वारा जो मेंबर हैं इस बैंक के, एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस बैंक की? देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जितना कैपिटल है उसका 2/3 कैपिटल है इस बैंक के पास, तो ये बैंक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बैंक के पास जितना कैपिटल है उससे आधा कैपिटल है इस बैंक के पास, मतलब कोई छोटा ये बैंक नहीं है, अपने आप में काफ़ी बड़ा बैंक है। नेक्स्ट आर्टिकल ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, आपको पता है उड़ीसा की कोस्ट पर और गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी में हर साल लाखों की तादाद में ओलिव रिडले टर्टल्स आते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड वे में नेस्टिंग करते हैं। मार्च में वो आए थे, उन्होंने अंडे दिए थे और अब अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगे हैं। संख्या भी दी हुई है, कितने टर्टल्स आए थे, कितने बच्चे वापस लौट सकते हैं। संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है,
ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है, मतलब एक ऐसा टर्टल जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे छोटा है। गर्म पानी में ये टर्टल्स आमतौर पर मिलता है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में प्रेजेंस देखने को मिल जाती है ओलिव रिडले टर्टल्स की। तो यूपीएससी फंसाने वाला क्वेश्चन पूछे कि ये एंडेमिक है इंडियन ओशन में तो गलत हो जाएगा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इन ओशंस में भी देखने को मिलता है ये ओलिव रिडले टर्टल्स। ये देखो जाने जाते हैं अरीबाडा के लिए। एरीबाडा क्या है? एरीबाडा देखो यूनिक मास नेस्टिंग है। जैसे लाखों की तादाद में टर्टल्स आते हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में नेस्टिंग करते हैं। मान लो जी यहाँ फीमेल ओलिव रिडले टर्टल है, थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे, थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे। जैसे जो ये सेंचुरी की बात हमने की, गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी, इस सेंचुरी में बीच पर लाखों की तादाद में एक साथ नेस्टिंग करते टर्टल्स देखे जा सकते हैं मार्च के आसपास। तो इस चीज़ को कहा जाता है एरीबाडा। आयुष्मान की रेड लिस्ट में ये जो स्पीसीज़ है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। और साइट्स जो कि एक कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आती हैं ओलिव रिडले टर्टल्स की स्पीसीज़। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस एक्ट के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है ओलिव रिडले टर्टल्स। संख्या इनकी कम हो रही है, हालांकि इतनी तेज़ी से भी कम नहीं हो रही, लेकिन वल्नरेबल कैटेगरी में अब ये आ चुके हैं आयुष्मान की रेड लिस्ट में। और इनको नुकसान पहुंचता है फिशिंग प्रैक्टिसेस की वजह से, और काफ़ी बार टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो लोकल इकोसिस्टम इफ़ेक्ट हो जाता है। और जहाँ पे ये अंडे देते हैं उन लोकेशंस को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है पोर्ट के पर्पजेज़ के लिए, या फिर दूसरे जैसा हमने डिस्कस किया टूरिज्म संबंधित पर्पजेज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से ओलिव रिडले टर्टल्स का जो हैबिटेशन है वो श्रिंक हो रहा है, संख्या भी कम हो रही है। थोड़ा सा हम भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। ये नेशनल पार्क देखो काफ़ी ज़्यादा फेमस है मैंग्रोव्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, टर्टल्स के लिए, एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स के लिए और क्रीक्स के लिए। 3 प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं भितरकनिका के अंतर्गत: भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी। आसपास कौन सी रिवर्स या फिर एस्चुरीज हैं? भितरकनिका देखो एस्चुरीज ऑफ ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा और महानदी रिवर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। और कहा यह जाता है 70% जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो यहीं पर मिलते हैं। और उनको कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था 1975 में। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओलिव रिडले टर्टल्स नेचुरली कहाँ मिलते हैं इंडिया में? आंध्र प्रदेश कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट। बताइए, ध्यान से सोचिए। हमने क्या डिस्कस किया? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन में देखा जा सकता है ओलिव रिडले टर्टल्स को। तो इसका आंसर होगा डी। अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। आप ये सारी स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली स्टेटमेंट देखो सही है, क्योंकि स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स विभिन्न देशों का रिस्पॉन्स ट्रैक करता है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ना कि संघाई में। चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए किट्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है ये प्रोजेक्ट। पांचवी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।